नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले कक्षा 10 विज्ञान के अंदर जो कार्यपुस्तिका है, उसके अंदर कार्यपत्रक 16, 17 और 18 की आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 16 तक प्लेलिस्ट बना रखी है। यदि कोई वीडियो आपने मिस किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को आराम से देख सकते हैं। चलते हैं कार्यपत्रक 16 के बारे में। देखिए दोस्तों, कार्यपत्रक 16 जो है वो चैप्टर नंबर 6 से है। प्रश्न नंबर 1 है, मानव पाचन तंत्र के विभिन्न पाचन अंगों के नाम लिखिए। आपको यहाँ पर चित्र दिया गया था और इस चित्र के अंदर मानव पाचन अंगों का नामांकन करना था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया मुंह है, ये होती है अपनी ग्रसिका, इससे नीचे ये अग्नाशय होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है पूरी छोटी आंत होती है अंदर अंदर, और बड़ी आंत जो है वो आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी इस तरीके से उल्टे यू के आकार की। नीचे उधर गुहा होता है, इधर से देखें तो ये जिह्वा हो गई, यहाँ पर ये डायफ्राम लगा हुआ है, ये छोटा सा यहाँ पर पित्ताशय है, यहाँ पे एक पित्त नली है, और आगे देखिए यहाँ पे ये यकृत है, ये वाला पूरा पूरा भाग, और अग्नाशय ग्रंथि ये यहाँ पर ये ऐसी रही, और परिशेषिका जिसको आप अपेंडिक्स भी बोलते हो। ठीक है। चलो, प्रश्न नंबर 2 दे रखा है कि चूने के पानी में नली से फूंक मारने पर वो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है, ये पूछा गया है। देखो, जवाब हो जाएगा क्योंकि मुंह से निकलने वाली वायु में CO2 गैस होती है, जो चूने के पानी से चूने के पानी से क्रिया करके पानी को दूधिया कर देती है। यहाँ पर आगे प्रश्न नंबर 3 है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो इसके लिए आपको ये वाला जो डायग्राम है, चित्र है, वो बना देना है। और इस चित्र में दिखाया गया है कि शरीर से जो भी रक्त आता है वो महाशिरा से होते हुए हृदय में आता है, और फिर यहाँ से हृदय से होते हुए फुफ्फुस के लिए चला जाता है, मतलब फेफड़ों पर चला जाता है, फिर फेफड़ों से वापस हृदय में आता है, और हृदय से वापस पूरे शरीर में जाता है। इस तरीके से होता है। इसका मतलब रक्त एक बार हृदय में आया, फिर निकला, वापस से हृदय में आया, और फिर वापस यहाँ पर चला गया। मतलब एक चक्कर पूरा करने में हृदय से 2 बार गुजरा है। इसीलिए हृदय जो अपना मनुष्य का होता है, उसके अंदर जो परिसंचरण होता है उसको हम दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए कार्यपत्रक 17 के बारे में, जो कि यहाँ पर दिया गया है, जाइलम एवं फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। देखो, जाइलम की बात करें, जैसे जाइलम जैसे जड़, तो जाइलम के द्वारा मृदा से जल और खनिज लवण और पोषक तत्वों को जड़ की सहायता से, यहाँ पर जोड़ लेना, जड़ की सहायता से ग्रहण किया जाता है, फिर पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। और उसके बाद में है फ्लोएम के द्वारा क्या होता है। फिर फ्लोएम क्या करते हैं, एक प्रकार के उत्तक होते हैं जो पत्तियों में बने भोजन, जो कि अपने कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, उस भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, गाय की क्षुदांत्र जो होती है वो लंबी होती है और शेर की क्षुदांत्र छोटी होती है, ऐसा क्यों भाई। देखो, तो गाय शाकाहारी होती है, पहली बात तो सबको पता है, और घास में पाए जाने वाले सेलुलोज के पाचन हेतु लंबी क्षुदांत्र की आवश्यकता होती है। थोड़ा मुश्किल होता है सेलुलोज का पाचन, इसलिए अगर लंबी क्षुदांत्र होगी तो काफ़ी देर तक उसमें पाचन होने से संपूर्ण पाचन हो जाएगा। जबकि शेर तो घास खाते नहीं है, वो तो सीधा मांस खाते हैं। तो शेर मांसाहारी होने के कारण इनको क्षुदांत्र जो होती है वो छोटी होती है, क्योंकि उनको सेलुलोज का पाचन तो करना ही नहीं है ना। ये तो हिरण को इनको खाएंगे जिन्होंने पहले से ही सेलुलोज का पाचन कर रखा है। अब आपको यहाँ पर एक और डायग्राम बनाना है। प्रश्न नंबर 3 के अंदर मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। इसके अंदर आपको देखो, इस तरीके से 2 किडनियाँ बनानी है, पहले आपको पता भी होगा शायद इस बात में, और यहाँ पर इस तरीके से 2-3 लाइनें खींच देनी है। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर ये पाइपलाइन, और यहाँ से नलिका निकालते हुए मूत्राशय बनाते हुए आपको मूत्र मार्ग के द्वारा ये निकाल देना। बहुत ही आसान है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र का जो नामांकित चित्र है वो आसान है, आपको अपनी बुक में मिल जाएगा, आराम से बना सकते हो। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए, डायलिसिस किसे कहते हैं। इसे हम हिंदी में अपोहन भी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि डायलिसिस क्या है, जब किसी व्यक्ति के वृक्क काम नहीं करते हैं तो उसके रक्त को कृत्रिम रूप से मशीनों द्वारा निस्यंदित किया जाता है। इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं या फिर अपोहन कहते हैं। वृक्क मतलब किडनी होती है। किडनी का काम होता है खून के अंदर से, रक्त में से अशुद्ध पदार्थ, अमोनिया जो जैसे पदार्थ है, उनको निकाल करके मूत्र मार्ग से बाहर निकालना। ठीक है। तो अगर वर्क काम नहीं करेंगे तो फिल्टर नहीं होगा, और उस फिल्टर करने के लिए बाद में मशीनों का उपयोग किया जाएगा, और इसी प्रक्रिया को हम निस्यंदन कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, अपोहन कहते हैं। देखो, प्रश्न नंबर है 5, प्रकाश संश्लेषण की निम्न रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करो। तो इसके अंदर हो क्या जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तो हमने लिख दिया क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं, थोड़ा सा जल मुक्त होता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। यहाँ पे 6O2 आएगा। ठीक है, याद रखना ये बात, 6O2।
कार्यपत्रक 18 के बारे में और देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 1 है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले मोचक और जो निरोधी हार्मोन होते हैं वो अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखते हैं, और सभी पर नियंत्रण रखने के कारण ही इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, मानव श्वसन तंत्र के अंतर्गत नासाद्वार से लेकर के कोपिका तक वायु के मार्ग का रेखा चित्र आपको बनाना है। तो वो चित्र कैसा बनाना है, ध्यान से देखिए आप, ये रहा वो डायग्राम। तो वो डायग्राम आपको ये बनाना है। आपको बता दें चित्र 6.9 है मानव श्वसन तंत्र। तो इसके अंदर देख लो, नासाद्वार से लेकर के आगे मुख, गुहा, ग्रसनी, कंठ आदि से होते हुए आपको नीचे जाना है श्वसनी और श्वसनिका और कुपिका कोष तक आपको यह बनाना पड़ेगा। आगे होगी बात समझ में आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, स्वस्थ मानव का प्रकुंचन व अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो आपको बता दें सामान्यतः प्रकुंचन दाब तो लगभग 120 mm होता है, जबकि अनुशीतलन दाब जो होता है वो लगभग 80 मिलीमीटर तक होता है। पारा जब हम मापते हैं तो संकुचन दाब 120 मिलीमीटर उठ जाता है वो पारा, और अनुशीतलन के अंदर पारा 80 mm तक उठता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, रुधिर का रंग लाल होता है, सबको पता है, जबकि लसिका रंग विहीन होती है। क्या कारण है, इसका कारण बताओ। देखो, रुधिर में उपस्थित आरबीसी पर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग लाल होता है, जबकि लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए वह रंगहीन होती है। प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुदांत्र में कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं तथा इसकी क्या विशेषता होती है? अच्छा, देखो, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुदांत्र में अंगुलियों नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, अंगुलियों के समान संरचना पाई जाती है, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, और दीर्घरोम के अंदर बहुत सी रुधिर वाहिका पाई जाती है, वो रक्त वाहिका पाई जाती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक फिर पहुंचा देती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 18 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए।